सभी को जय भीम। दोस्तों, हमें शिक्षा का महत्व बताने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जी और हमें शिक्षा का अधिकार देने वाले और ज्योतिबा फूले जी को अपना आदर्श एवं गुरु मानने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर हमने यह ऑनलाइन इवेंट रखा है। सबसे पहले मैं आप सभी को ज्योतिबा फूले जी और बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस इवेंट में जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और आप सब जो यहाँ पर मेरे साथ अपना टाइम निकाल कर जुड़े हो, आप सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ और हमारा इवेंट स्टार्ट करता हूँ। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूद गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किया है। ये ज्योतिबा फूले जी कहते थे। इसका अर्थ जानिए क्या है। मतलब विद्या बिना मति गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इतने अनर्थ एक अविद्या ने किया है। मतलब अविद्या का मतलब अज्ञान। क्या? अविद्या का मतलब अज्ञान। शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, ये बात ज्योतिबा फूले जी ने 200 वर्ष पहले ही बताया था। विद्या बिना मति गई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विद्या हासिल नहीं हो तो इंसान की मति चली जाती है। मतलब सोचने की क्षमता चली जाती है। जब सोचने की क्षमता चली जाती है तो उसके बाद आके क्या है? मति बिना नीति गई। जब मति चली जाती है तो नीति का मतलब नैतिकता, मतलब जो नैतिकता होती है वो भी नहीं रहती है। जैसे इंसान कुछ कर नहीं पाता है, बुरे रास्ते निकालना पड़ता है उसको, शराब पीना, भगवान कुछ करेगा इस भरोसे बैठना, अंधविश्वास में फंस जाना और पाखंड में फंस जाना, जादू टोने के चक्कर में फंस जाना। समझ रहे हैं ना? इतना सिर्फ नीति चली जाती है तब। और फिर आगे क्या है? जब नीति चली जाती है तो गति चली जाती है। मतलब नीति के बाद क्या है? नीति के बाद क्या है? गति बिना नीति। मतलब नीति बिना गति और गति बिना नीति। समझ रहे हैं ना दोस्तों? आप बस समझते जाइए कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। नीति का मतलब मैंने बता दिया कि जो नैतिकता है वो चली जाती है, जो इंसान शराब दारू पीना ये सब आने लगता है। और फिर उसके बाद नीति बिना गति गई, नीति बिना गति गई। इसका मतलब क्या होता है कि जब उसका जो व्यक्ति होता है उसकी नैतिकता चली जाती है तो इंसान अपने जो उसका विकास होता है वो भी चला जाता है। क्या विकास होता है? वो भी चला जाता है। वो उन्नति नहीं कर पाता है। जब गति चली जाती है मतलब उन्नति रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ। समझ रहे हैं ना? क्या बोला? विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति मतलब नीति बिना गति गई। अब गति बिना वित्त गई। वित्त का मतलब अब जानते हैं कि जब वो चली जाती है, उन्नति हमारी चली जाती है और सब कुछ रुक जाती है तो उसके बाद से हमारा वित्त मतलब पैसा भी चला जाता है। क्या? पैसा भी चला जाता है। क्या बोलते हैं कि पहले से उन्नति नहीं कर पाता है और बुरे रास्ते मतलब निकालना पड़ता है उसे। और जब इतना कुछ करता है तो उसका जो धन होता है वो भी वो गंवा देता है। ये हालत आपको पता है कि उस काल के शूद्र जो हुआ करते थे उनका था। जब धन चला जाता था तो लोग गुलाम बन जाते थे। इतना सब होता था एक अविद्या से। समझ रहे हैं ना दोस्तों? एक अविद्या से होता था। आसान तरीके में ये मतलब इतना आसान तरीके में ज्योतिबा फूले जी ने समझाया, इसका महत्व समझाया। उन्हें आदर्श मानने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मतलब ये हुआ कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है। मतलब शिक्षा अगर आप ग्रहण करते हो तो आप में उतना ताकत आ जाएगी कि आप संसद में, भवन जितने होते हैं, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप कहीं पर भी जाकर आप लड़ सकते हो, अपना अधिकार ले सकते हो। ये शिक्षा कहता है। आप जितना आपके अधिकार को लोगों ने छीना है उससे आप लड़ सकते हो, आप मांग सकते हो। शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ये बाबा साहेब का कथन था। समझ रहे हैं ना? तो इसका आप अर्थ जब सोचोगे ना तो आपके मन में इतना व्याकुलता जाग जाएगी और पढ़ने की ललक जाग जाएगी। ऐसे इन दो महान जो पुरुष हुआ करते थे या शिक्षा के देवता जो थे, मैं इनको सत सत नमन करता हूँ और आज इस कार्यक्रम का शुरुआत करता हूँ। मेरे दोस्त जो पार्टिसिपेट किए हैं वो आज यहाँ पर अपनी बात रखेंगे और हमें बाबा साहेब ज्योतिबा फूले जी के बारे में बताएंगे। विभा जी को बुलाना चाहेंगे, विभा गौतम जी को बुलाना चाहेंगे। तो आप विभा जी आइए और दो चार बातें अपने महानायक महापुरुषों के बारे में बताइए। हेलो सर, मैं ऑडिबल? जी।
आप सभी साथियों को मेरे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमें यहाँ पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया। मैं खासकर गौतम सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। मुझे गौतम सर इंस्टाग्राम के थ्रू मिले हैं, 2-4 दिन पहले ही इन्होंने मुझे अवसर दिया है। जैसा कि सर ने बताया कि हमें सॉरी थोड़ा नर्वसनेस हो रही है हमें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कोई बात नहीं, हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही मीटिंग अटेम्प्ट किए हैं, आप लोग नर्वस मत होइएगा, क्योंकि अभी हम लोगों का फर्स्ट टाइम ही इवेंट है ना, तो हम लोग भी थोड़ा घबराहट फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अगर हम लोग ऐसे रखेंगे तो अंदर घबराहट नहीं। हेलो गौतम सर, जी, उनको बोलने दो, क्योंकि 5 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है। ये 40 मिनट तक ही रहती है, हमें फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके सर। जल्दी आप बोलो। जैसा कि गौतम सर ने इंट्रोडक्शन दिया है बाबा साहब के बारे में, तो मैं इंट्रोडक्शन को यहीं छोड़ती हूँ और मैं आगे हमारे पूर्वजों पे हो रहे अत्याचार और बाबा साहब के संघर्षों को इंगित करके मैंने एक कविता लिखा है, तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। याद करो उन दिनों को जब पीठ पीछे था झाड़ू बंधा हुआ, जहां कहीं भी जाते थे झाड़ू लटकाए जाते थे। आते देखो उन मनुवादियों को, मनुवादियों से अर्थ ये है सवर्ण, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम लोग साथ हैं। आते देख उन मनुवादियों को हम उतर जाते थे अपने खाटों से। अगर जो कोई बैठा रह जाता खाता था मार उनके लातों से। मनुवाद का जुल्म बढ़ा तब भीम आए मसीहा बनकर। हम दलितों के पक्ष में अधिकारों की मांग की, कई धरने किए कई अनशन किए, पर अधिकार हमारा दिला दिए। उन्होंने दिया हमें यह अधिकार सर उठाकर जीने का। इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो हम सब अच्छा कपड़ा पहन पाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, किसी के साथ अच्छे से बात कर पाते हैं बैठकर भी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर बाबा साहब नहीं होते। क्योंकि हमारा इतिहास देखा जाए तो हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमसे लोग होता है ना घिनाते थे, कोई हम मतलब छुआछूत होता था, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब के ही कारण से हम लोग यहाँ पे हैं, बाबा साहब थे तभी हम हैं। और प्रेरित करती हूँ, क्यों भूल रहे हैं अब हम सब बाबा साहब की कुर्बानी को, तो आइए हम सब मिलकर एक बाबा साहब का सिद्धांत अपनाते हैं, अपने अधिकारों को बचाने के लिए एक जोखिम उठाते हैं। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, 3 सिद्धांत दिए थे, संघर्ष, शिक्षा और संगठित रहने का। तो अपने अधिकारों को बचाने के लिए एक जोखिम उठाते हैं। संगठन में शक्ति बहुत है, संगठित हमें रहना है, शिक्षा के मार्ग पर चलकर संघर्ष करते रहना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग निम्न वर्ग से आते हैं, फाइनेंशियली भी कमजोर हैं और फिजिकली भी कमजोर हैं, मेंटली भी कमजोर हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा, बाबा साहब ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर उनका एहसान हम लोग माने तो कभी हम लोग उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे। तो हम लोग बस यही कोशिश कर सकते हैं कि बाबा साहब जो भी विचार बना के गए हैं उन पर अमल करना। तो ये सब हम कब तक जानेंगे कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया है, हमारा अधिकार क्या बताया। जब तक हम लोग बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग कुछ नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब जैसे कि आज ज्योतिबा फुले जी का भी जयंती है, कल है सॉरी, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम लोग को अपने स्टडी पर फोकस करना होगा, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग अपने अधिकार जानेंगे नहीं। सर तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि सब कोई हमारे समाज के लोग कहते हैं जय भीम जय भीम। जय भीम कहने का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जय भीम तो कह देते हैं, लेकिन उन्हें जय भीम का मतलब तक नहीं पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं कहना चाहूंगी, अगर हमें सब चीज सारी कुरीतियों से दूर जाना है, देखते देखते देखिए SC ST तो खत्म होना था, उसके लिए तो मतलब बहुत सारी लड़ाई चली, तो अभी तक तो वो बचा हुआ है। लेकिन रिजर्वेशन जो होता है हमारा पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ही 99% रिजर्वेशन हम लोगों को मिलते थे। और इस
जो अब की सरकार है उन्होंने डिसीजन लिया है कि पूरा सॉरी प्राइवेटाइजेशन का हिंदी हमें नहीं पता है कोई नहीं। प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करने। इसके बाद से मैं मेरी दोस्त एडवोकेट मयूरी को इनवाइट करता हूँ कि वो यहाँ आएँ और हमें हमारे महापुरुषों के बारे में बताएं। अज्ञान होना मतलब सम्यक दृष्टि का न होना, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताने वाले और संपूर्ण विश्व को शांति का, प्रेम का, मैत्री का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध। अज्ञान ही गुलामी का कारण है, ऐसा बताने वाले ज्योतिबा फुले और इन दोनों को अपना आदर्श मानने वाले और शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा बताने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन तीनों को मेरे गुरु, मेरे आदर्श, इनको मैं सबसे पहले नमन करती हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके जयंती के अवसर पर हमने आज ये इवेंट रखा है। सबसे पहले मैं गौतम सर को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और उसके बाद मैं आप सभी को ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि किसी महापुरुष के पीछे और जो कोई समाज में अपना नाम कर पाता है, उसके पीछे किसी का साथ, त्याग और हाथ होता है। जैसे सावित्रीबाई फुले जो कुछ भी कर पाई, जो देश की पहली महिला शिक्षिका कहलाई, जो क्रांति ज्योति कहलाई, उनके पीछे साथ था उनके पति ज्योतिबा फुले का। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए जो कुछ भी कर पाए, उनके पीछे छुपा था उनकी पत्नी रमाबाई का साथ। दोस्तों, अगर हम ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके बारे में अगर मतलब इनके जीवन के बारे में अगर पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत सी सिमिलैरिटी मिलेगी। बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को सिर्फ अपना आदर्श नहीं माना था, बल्कि वो उनके विचारों को, उनके कार्यों को फॉलो भी किया करते थे। दोस्तों, सोचने वाली बात है, 1800 का साल, जिस काल में शूद्रों को पढ़ने लिखने का तक अधिकार नहीं था, जिस काल में महिलाएं शूद्रों से भी नीचे मानी जाती थी, उस काल में 21 साल के युवा, दोस्तों ध्यान देना इस बात पर, 21 साल के युवा ज्योतिबा फुले, जिस काल में हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस काल में 1848 में लड़कियों का पहला महाविद्यालय बनाए थे। आज हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है, हमें सारे अधिकार उपलब्ध है, फिर भी आज हम 21 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। 21 साल के युवा ज्योतिबा फुले लड़कियों के लिए विद्यालय खोले थे, 21 साल की उम्र में हम कहाँ है, ये बात हमें सोचनी चाहिए। दोस्तों, जब वर्ण व्यवस्था, जिस काल में वर्ण व्यवस्था रग रग में भरी हुई थी, जिस काल में शूद्रों को पढ़ने लिखने का तक अधिकार नहीं था, उस काल में 25 साल के युवा, ध्यान से सुनना दोस्तों, उस काल में 25 साल के युवा ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मानने वाले 25 साल के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अमेरिका जाते हैं और वहाँ न्यूयॉर्क में अलेक्जेंडर गोल्डन वाइजर के एंथ्रोपोलॉजिकल सेमिनार में कास्ट इन इंडिया पेपर पढ़ रहे थे। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। जब हम, जिस काल में 1916 की बात है, उस काल में हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस काल में बाबा साहब शिक्षा हासिल करके विदेश गए और वहाँ भारत की उत्पत्ति कैसे हुई और भारत की जाति और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर पेपर पढ़ रहे थे, सबको बता रहे थे। ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मानते थे, उनको आदर्श मानने वाले 25 साल के बाबा साहब 25 साल की उम्र में पीएचडी कर रहे थे, उनको आदर्श मानने वाले हम 25 साल की उम्र में कहाँ है, ये बात हमें सोचनी चाहिए। दोस्तों, जिस काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस काल में एक महिला को शिक्षित करने का साहस किया था ज्योतिबा फुले ने, और उनको आदर्श मानने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संसद के समक्ष महिलाओं के हक के लिए हिंदू कोड बिल रखा था। वो महिलाओं के हक के लिए सबसे लड़ गए थे, सबने उनका विरोध किया था, वो सबसे लड़ गए थे। दोस्तों, जब कोई समाज के लिए कार्य करने निकलने पड़ता है ना, तो उसके राहों में बहुत सी मुश्किलें आती है। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए विद्यालय खोला,
तब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि हमारे ऐसा करने से जो वर्ण व्यवस्था मानने वाले जो लोग हैं वो उनको उनके पिताजी को परेशान कर सकते हैं। तो उन्होंने ज्योतिबा ने घर से निकलने का फैसला किया और सावित्रीबाई ने भी उनका साथ दिया था और वो घर से निकल गए। दोस्तों, वो अपने ही घर से निकल गए थे। इतना आसान नहीं होता है, बहुत हिम्मत लगती है इस काम के लिए। आपने देखा होगा कि आज क्या क्या होता है सत्ता और कुर्सी के लिए। जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद के समक्ष रखा था, तब बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी उनका विरोध किया था। तब वो हिंदू कोड बिल था, वो पास नहीं हो पाया। तब बाबा साहब ने 1951 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, आज हम समाज के लिए क्या ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान दे पाएंगे? क्या समाज के लिए हम अपने ही घर से निकल पाएंगे? अगर हम किसी बड़े पोस्ट पर है तो क्या हम उस पद को समाज के लिए छोड़ पाएंगे? नहीं दोस्तों, बहुत हिम्मत लगती है इस काम के लिए। और ये हिम्मत, ये साहस उस काल में हमारी ये दो महापुरुष कर चुके हैं। पता नहीं आज यहाँ कितनी लड़कियां जुड़ी है, पर जितनी भी जुड़ी है मैं उन सबसे कहना चाहूंगी कि ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके सबसे ज्यादा एहसान हम पर है। अगर स्त्री शिक्षित हुई तो वो उसके पूरे परिवार को और उसके आने वाली 7 पीढ़ियों को सुधार सकती है। ये बात ज्योतिबा फुले जान गए थे, समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और उन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास भी किया। बाबा साहब भी ये बात समझ गए थे, इसीलिए वो सबसे हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ गए और हमें हमारे अधिकार और हक हासिल करके दिए। उन्हें सबसे ज्यादा हम पर भरोसा था, इसीलिए वो हमारे लिए ये सब कुछ कर गए। आज हम जो भी है इन्हीं दो महापुरुषों के वजह से है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगर ये दो महापुरुष नहीं होते तो हम जन्म नहीं लेते। दोस्तों, हम जन्म ले रही थी, एक्चुअली हम हजारों सालों से जन्म ले रही थी, लेकिन हजारों सालों से किसी पिता को नहीं लगा कि मेरी बेटी स्कूल जानी चाहिए। हजारों सालों से किसी माँ को नहीं लगा कि मुझे मेरी बेटी को चूल्हा चौका के अलावा कुछ और भी सिखाना चाहिए। हजारों सालों से किसी भाई को नहीं लगा कि मेरे इस घर में मेरे बहन का भी बराबर का हिस्सा है। हजारों सालों से किसी घर के बड़ों को नहीं लगा कि शादी से पहले वो अपनी बेटी से पूछे कि क्या वो शादी करना चाहती है या नहीं। हजारों सालों से ना ऐसा किसी को लगा था और ना ऐसा किसी ने सोचा था। इन सबको ऐसा सोचने पर, ऐसा लगने पर मजबूर कर दिया इन दो महापुरुषों ने। इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है हम पर? ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज अगर लड़की पैदा भी होती है तो पिता सोचने लगता है कि मेरी बेटी इस स्कूल में जाएगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी। माँ सपने सजाने लगती है कि मैं अपनी बेटी को ये सिखाऊंगी, वो सिखाऊंगी, उसको ये क्लासेस लगाऊंगी। आजकल तो लड़कियां लव मैरिज भी करती है, अपना जीवन साथी खुद चुनती है। ये सब किसकी वजह से, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। पहले दोस्तों 60-65 साल के बुजुर्ग से 10-15 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती थी। लड़की कुछ नहीं करती थी, चुप रहती थी और चुपचाप अपने ससुराल निकल जाती थी। अगर आज कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज कर देता है ना, भले वो कितना भी हैंडसम हो, कितना भी अच्छा हो, लड़की मुंह पर बोल देती है, शक्ल देखे चल निकल। ये सब किसके वजह से? ये सारे अधिकार किसने दिए? ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ उपस्थित इन दो महापुरुषों ने सबसे ज्यादा भरोसा हम पर किया था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हम पढ़ लिख कर मानसिक गुलामी से आजाद होंगे और हमारे समाज को भी आजाद करेंगे। क्या हम आज ये कर रहे हैं? ये हमें सोचना चाहिए। यहाँ उपस्थित में सभी जितने भी मेरे भाई जुड़े हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगी कि वो भी अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी दोस्त, अपनी लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करे और उन्हें आगे आने के लिए प्रोत्साहित करे। दोस्तों, जिस काल में पत्नी पैरों की जूती मानी जाती थी, पत्नी पैरों की जूती समझी जाती थी, उस काल में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को इतना आगे किया, इतना आगे किया कि आज वो भारत का अभिमान बन चुकी है। पूरे भारत देश को उन पर गर्व है।
क्या आज हम, तब तो कुछ अधिकार भी नहीं थे, आज तो हमें सारी सुविधा उपलब्ध है, सारे अधिकार संविधान देता है। तो क्या आज के युवा ये हिम्मत कर पाएंगे, ये साहस कर पाएंगे? ये मैं सभी से पूछना चाहती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हर घर में सावित्री इसीलिए नहीं होती क्योंकि हर घर में ज्योतिबा फुले नहीं होते। जिस दिन दोस्तों, जिस दिन ज्योतिबा फुले जैसे युवा हर घर में होंगे, उस दिन देखना हर घर से सावित्री निकलेंगी। मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ कि जिस दिन हर घर में रमाबाई जैसी पत्नी होगी, उस दिन हर घर से अंबेडकर निकलेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें समझनी चाहिए। ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मानने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इतना कुछ कर दिखाए, तो बाबा साहब को अपना आदर्श मानने वाले हम सब क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए और हमें हमारे लक्ष्य को चुनना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास भी करना चाहिए। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। बस इतना ही आज कहना चाहूंगी। आई नो मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और इतने टाइम आपने मुझे सुना, उसीलिए मैं आप सभी को साधुवाद देती हूँ। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम भैया। और जितने भी इवेंट में आप लोग आए हैं, सबसे पहले तो आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। और मैं दिल से भाई सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को, जो इवेंट में जितने लोग आए हैं और जो ऑर्गेनाइज किए हैं इस चीज को। और ये चीज होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज होने से ही समाज में एक परिवर्तन आएगी। मैं ज्योतिबा फूले जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जी बताइए केसी भाई। और पहली बात तो आप पहली बात दिख नहीं रहे हो आप। नहीं वीडियो में नहीं, नहीं आ सकते, यहाँ नेटवर्क बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, सुबह से ही नेट नहीं चल रहा है। मैं कैसे जुड़ गया हूँ वही समझिए। धन्यवाद है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था तो चलिए कोई बात नहीं, आप जुड़िए, बोलिए। चलिए ठीक है। ज्योतिबा फूले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र के खानवाड़ी पुणे में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंदराव फूले और माताजी का नाम चिमाना फूले था। ये एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक तथा दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इनको महात्मा फूले के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग महात्मा फूले बोलते हैं, कुछ लोग ज्योतिबा फूले बोलते हैं। इनके भाई इसको इन्होंने सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। ये महिलाओं एवं दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने में ये प्रबल समर्थक थे। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन, भेदभाव, इन सब चीजों के बहुत कट्टर विरोधी थे। इनका मूल उद्देश्य था स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना और विधवा विवाह का समर्थन करना। फूले जी समाज में कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में, स्त्रियों को उनको अधिकार के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 11वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फूले जी ने महिलाओं को स्त्री पुरुष में भेदभाव से बचाना, महिलाओं को स्त्री पुरुष में भेदभाव जो होता है उससे बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला कर ही रहेंगे। आवाज जा रही है हमारी? यस आ रही है, बोलो। और इसके लिए, इस बदलाव लाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को
उस स्तर तक बनाए, उस स्तर तक शिक्षा दिए, जिसके वजह से सावित्रीबाई फुले जी ने इसके लिए उनकी बहुत मदद की और उन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। उनको इस चीज से तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लोगों ने ठोकर मारे, पत्थर फेंके, गोबर भी उछाला, लेकिन फिर भी वो लोग हारे नहीं। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। बस जितना हमको बोलना था हम बोल चुके। आप किसी और बहुत को भी बहुत बुलाइए धन्यवाद, अब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। दोस्तों बता दें आपको कि हमारे बाबा साहब का एहसान हम लोगों पर, हम भारतवासियों पर बहुत सा है। अगर हम लोग कितना भी चुकाना चाहे ना, तो भारतवासी जितने भी हैं कभी भी बाबा साहब का एहसान नहीं चुका पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि हम भारतवासी सबसे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों के गुलाम थे और हमारे पूर्वज, मतलब हम या हमारे पूर्वज उनके भी गुलाम थे। किनके? जो लोग मनुवादी थे और जो लोग हम लोगों पर शोषित किया। जैसे कि आपने सुना होगा कि अंग्रेज आए, भारत में अपना राज्य जमा लिया और हम लोगों को गुलाम कर लिया। वो ठीक है, गुलामों के गुलाम हम लोग कहे जाते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हम लोगों को क्या कहा जाता है, गुलामों के गुलाम कहा जाता है। ऊंच नीच, जात पात और अंधकार बहुत से फैला हुआ था इस समाज में हमारे। इतना अंधकार और इतना जात पात ऊंच नीच को देखते हुए एक मसीहा ने जन्म लिया। एक मसीहा जन्मे महू जिले में, महू, मध्य प्रदेश के महू जिले में। बोलिए, आप ऐसे ही बोलिए, चलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश महू के इंदौर नगर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी राव और माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब ने कहें तो अपने जीवन में बहुत सारी आर्थिक परिस्थितियों का सामना किया और उन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बलिदान किया। और इन्हें जब बचपन में जब भी छोटे थे तो इन्हें स्कूल में दाखिला के लिए भी नहीं मिला। फिर इनके पिता ने बहुत कुछ परिस्थितियों को झेला और उनसे बोला। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इनका एडमिशन कर लेता हूँ, लेकिन अगर इन्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। तो उनके पिताजी ने कहा ठीक है, हम मानेंगे। तो उन्होंने शर्त क्या रखा कि मतलब अगर ये हमारे स्कूल में आएंगे तो, लेकिन बाकी बच्चों से दूर बैठेंगे, ये उनके पास नहीं बैठेंगे और यहाँ से ना तो ये पानी पी सकते हैं और ना ही वहाँ ये अंदर बैठ सकते हैं और इन्हें स्कूल के बाहर ही बैठना पड़ेगा। फिर उनके पिताजी ने कहा चलिए ठीक है, हमें शर्त मंजूर है। फिर उसी दिन से भीमराव पढ़ने आने लगे। एक बार की बात है जब बाबा साहब को बहुत जोर से प्यास लगी थी और वो घड़े की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें वहाँ का जो चपरासी था उन्हें वो पानी तक छूने नहीं दिया और बाबा साहब रोते रोते घर आए और अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, अक्सर हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा, तुम घर से ही पानी पीकर जाया करो और घर पे ही आके पी लिया करो। फिर वो रोते हुए कहने लगे, नहीं माँ, बताइए मुझे, ऐसा हम लोगों के साथ क्यों होता है। तब उनकी माँ ने फिर से कहा, नहीं बेटा, तुम घर से ही पानी पीकर जाया करो और घर पे आके ही पी लिया करो। तब वो अपना सर रखे अपनी माँ की गोद में रोने लगे और कहने लगे कि माँ बताइए, आखिर ऐसा हम लोगों के साथ ही क्यों होता है और ये लोग क्यों हम लोगों पे ही इतना अन्याय करते हैं। तब उनकी माँ रो रही थी। तभी अचानक उनका एक बूंद आंसू बाबा साहब के गाल पर जाके गिरा। फिर वो झट से उठे और अपनी माँ के आंसुओं को पोंछा और बोला, माँ आप रोइए मत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबसे पहले देख लेना
मैं सबसे पहले मैं जब थैंक यू सो मच आपको तहे दिल से नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, जैसे मयूरी जी ने एडवोकेट मयूरी जी ने कहा कि ज्योतिबा फुले जी अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए सबसे पहले आगे आए और संघर्ष किया, ताकि उन्होंने पहचान लिया कि हमारे समाज में, अगर हमारे समाज को महिलाओं को पढ़ना जरूरी है। अगर महिला ही शिक्षित नहीं है तो कोई भी समाज नहीं जाग पाएगा, क्योंकि महिला घर का काम के साथ वो शिक्षा भी बांट सकती है और वो कर सकती है, उसमें वो जज्बा होता है। और साथ ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी ने, उन्होंने भी उनको आदर्श मानते हुए उनके रास्ते पर चलते हुए भी महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार दिया, सबसे ज्यादा उनके लिए कार्य किया। हिंदू कोड बिल, मतलब क्या क्या आपको बताऊं कि उनके बारे में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, संविधान में आर्टिकल में, हर जगह पर आर्टिकल में उनको आरक्षण दिया। किसने? बाबा साहब ने। आज जो महिलाएं डॉक्टर बन रही हैं, जैसे कि मयूरी जी ने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये एडवोकेट, ये सब लोग बन रहे हैं, ये सब किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। तो दोस्तों, हमें बाबा साहब के एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। आज जितने भी महिलाएं ना यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव जो लोग पहले करते थे, आज उसको ठुकरा कर अपने लक्ष्य को, आपने देखा होगा कि एरोप्लेन चला रही हैं या रेलगाड़ी चला रही हैं, बड़े बड़े जहां पर जाना नहीं चाहिए वहां पर वो महिलाएं जाकर कार्य कर रही हैं। पहले आपने देखा होगा कि रामायण महाभारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार तक नहीं दिया जाता था, और आज सब कुछ कर रही हैं। महिला टॉपर बन रही है, आईएएस पीसीएस में सबसे ज्यादा रैंक ला रही है। ये किसकी देन है? सब बाबा साहब की। और उस माता सावित्रीबाई को लोग भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा का देवी थी। उन्होंने सबसे पहले स्कूल खोला महिलाओं के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए क्या से क्या संघर्ष किया, इनके बारे में कोई नहीं जानता है और ना ही कोई बताना चाहता है। तो ये फर्ज बनता है हम लोगों का कि हम लोग अपने महापुरुषों की बातें सभी तक पहुंचाएं और लड़े सभी से। अगर हम जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर जैसे कि आपने मूवी जय हो मूवी देखा होगा, उसमें बोलता है कि अगर आप दो से कहोगे तो वो दो से कहेगा, वो दूसरे से कहेगा। अगर ऐसे ऐसे हम लोग अगर दो दो चार चार लोगों को पकड़ते हैं ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है कि नामुमकिन है, सब मुमकिन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले सती प्रथा का अंत किया गया, विधवा विवाह नहीं होता था। आपने देखा होगा कि जब महिलाएं 14-15 साल की होती थी और पुरुष कितने साल का? 30 साल का हुआ करता था। और 30 का होता था तो क्या होता था कि उन घर वाले शादी करते थे, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था, उनमें हिस्सा में जमीन जायदाद किसी में अधिकार दिया जाता। ये कहा जाता था कि महिला यहाँ की थोड़ी है, तू जाएगी वहां पर, तेरा मैके जो है वहां पर, मतलब ससुराल है वहां पर तू जाएगी, वहां पर तेरा अधिकार है। और ये कहकर उन लोगों की बाल विवाह कर दिया जाता था, ताकि महिला समझदार ना बने और अपना अधिकार हक ना मांग सके। इसलिए महिला का शादी करके वहां पर भेज दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम्हारा वहां पर अधिकार है। और जो वो महिला जाती थी वहां पर 30-35 साल के जो बूढ़े मतलब आदमी से शादी होता था, तो वो महिला जब तक होती थी तब तक क्या होता था कि उसका पति बूढ़ा हो जाता था या मर जाता था। और जब ये होने के बाद क्या होता था कि उसका जमीन या जायदाद बोला जाता था कि वहां पर है हिस्सा उसका, और वहां पर भी उसको नहीं मिलता था। क्या होता था आपको बता दें कि जब वो इंतजार किया जाता था कि इसका इसके नाम पर होगा जमीन, तब तक उसके 2-4 बच्चे हो जाते थे, और जब बच्चे हो जाते तो उनके नाम पर हो जाता था जमीन। तो कर देखिए पहले महिलाओं का अधिकार कहाँ था जमीन जायदाद में। आजकल भी आपने देखा होगा दोस्तों की जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा का अंत हो गया है, लेकिन आज भी लोग दहेज मांग रहे हैं। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख ऐसे करके दहेज मांगा जा रहा है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपने घर की जितने भी लड़की महिलाएं हैं उनको क्या कीजिए कि उनको शिक्षित कीजिए और इस लायक बनाइए ना कि जो सामने वाला शादी करने आए ना दहेज ना मांगे, वो कहे कि हमें अपना बेटी दे दो सिर्फ। आप लोग कर सकती हो ऐसा और आप करोगे, मुझे भरोसा है। महिलाएं कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और कुछ भी कर सकती हैं। महिलाओं ने करके दिखाया है अरे जो नामुमकिन है। आपने देखा होगा कि एवरेस्ट पर चढ़ गई महिलाएं, कहां कितने 10-10 बार 20-20 बार एवरेस्ट पर चढ़ी जाती हैं। विकलांग महिला होकर भी एवरेस्ट पर चढ़ जाती हैं। तो आप समझ सकते हो महिला क्या क्या कर सकती है यार। दोस्तों आप लोग कुछ भी कर सकते हो।
है ना। तो इतना ही बात रखूंगा। अब मैं अपने दोस्त मेरे भाई अजय को बुलाना चाहता हूँ। अजय भाई अगर हो तो आप आइए यहाँ पर, आपका वेलकम है। और अपने महानायकों के बारे में बताइए। अजय भाई हैं क्या आप? चंदन राव जी हैं क्या? आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। 11 अप्रैल सन 1827 ईस्वी में महामानव ज्योतिबा फुले जी का जन्म हुआ। महामानव महापरिनिर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले यकीन मानिए एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शोषित, पीड़ित, दबित, कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा का महत्व एक शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज को समझाया। एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज को लोगों को स्कूलों के लिए स्थापना की, सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से समाज को शिक्षा का महत्व समझाया, शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर आए, जिसके माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ। ये वो क्रांति थे जिस क्रांति ने यहाँ तक कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आगे चल के इसी परिपाटी का अनुसरण करने का मौका मिला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी स्वयं महामानव ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु मानते थे। एक बार की घटना, आप कैमरे को एक पास रख दीजिए और मोबाइल को, और प्यार से बताइए, कोई जल्दी नहीं है और यहाँ पर सब सुनने वाले हैं। एक बार की घटना बताता हूँ कि जो महामानव ज्योतिबा फुले थे, इनके किसी मित्र के शादी थी। अब शादी के कार्य का बारात चल रही थी। चलती हुई बारात में सभी लोग नाच रहे थे। अब वहां महामानव ज्योतिबा फुले जी भी उनके साथ में थे। तभी कहीं से भनक पड़ गई कि ये जो ज्योतिबा यहाँ आया हुआ है ये तो शूद्र है। वैसे मैं बता दूं, जो ज्योतिबा फुले साहब जी थे ये माली समाज से थे। तो आप देखिए ब्राह्मण षड्यंत्र कितना गंभीर था, मनुवादी विचारधारा कितनी मजबूत थी। उन्हें ये पता चल गया कि यह व्यक्ति शूद्र है। जानते हो क्या हुआ? बारात रोक दी गई और जो दूल्हे का मित्र होने के बावजूद भी उस बारात में से, चलती हुई बारात में से महामानव ज्योतिबा फुले जी को भगा दिया गया, वहां से निकाल दिया गया। जी। बड़े डबडबाई आंखों में आंसू लेकर जब महामानव ज्योतिबा फुले वहां से निकले तो वह मन ही मन विचार कर रहे थे कि मैं तो माली समाज से हूँ। उन लोगों को क्या जो तेली है, तमोली है, घटीक है, चमार है, अहिर है, कुहार है, उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव होगा। और वहीं से क्रांति का ज्वाला उनके मन में पैदा हो गई और वहीं से उनमें मन में भाव उत्पन्न होने लगे कि मुझे इस समाज के उत्थान के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और उन्होंने जो रास्ता ढूंढा वो है शिक्षा का मार्ग। एक महत्वपूर्ण घटना बता दूं। एक बार क्या हुआ, महामानव ज्योतिबा फुले जी घर आए। जब घर पहुंचे तो उनके पत्नी का नाम था माता सावित्रीबाई फुले। तो वो बैठी हुई थी, चूल्हा जला हुआ है, चूल्हे पे तावा रखा हुआ है, तावे में रोटी रखी हुई है और माता जी बैठी हुई और लेकिन वो किसी ख्यालों में खोई हुई है। और तावे पे रखी हुई रोटी जलने लगी। उस तावे पे रखी हुई रोटी की जलन की वजह से धुआं उठने लगा, लेकिन माता जी का ध्यान उस तरफ नहीं था। जैसे ही महामानव ज्योतिबा फुले घर में देखा कि वो रोटी तो बिल्कुल जल चुकी है, लेकिन माता जी ने जाने किन ख्यालों में खोई हुई हैं। उन्होंने आकर कहा, सावित्री सावित्री तुम दिख नहीं रहा है, रोटी जल रही है। तो उन्होंने कहा, साहब क्षमा चाहूंगी, परंतु आज एक ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से मेरा मन आज मेरे बस में नहीं है। तो ज्योतिबा फुले साहब जी ने पूछा कि बताओ सावित्री क्या हुआ। माता जी ने बताया कि आज जब मैं बेटियों को पढ़ाने गई, अच्छा मैं थोड़ा यहाँ बता दूं, माता सावित्री बाई फुले जो हमारे समाज की जो बहन बेटियां थीं उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था।
उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। तो माता जी क्या करती थी, उन्हें गांव में जा करके पढ़ाती थी, ताकि हमारे जो बहन बेटियां थी उन्हें शिक्षा का महत्व पता चल सके, ताकि जो हमारी बहन बेटियां हैं उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके, ताकि हमारी बहन बेटियां ऐसे नए जब बड़ी हो जाएंगी तब तो जो परिवार पैदा कर सकें, जो समाज के नेतृत्व कर सकें। तो इस वजह से माता जी ने पढ़ाती थी। तो जब वो पढ़ाने जा रही थी तो समाज के लोगों ने विरोध किया और ये कहा कि सावित्री तू चली जा, यहाँ चली जा, तू हमारे बहन बेटियों को बिगाड़ने आई है। तू क्या करेगी हमारी बहन बेटियों को पढ़ा करके उन्हें गलत रास्ता पर ले जाने आई है। और इतना ही नहीं, गोबर उठा के माता जी के मुंह पर फेंक कर मारा और बड़ी ही बेइज्जती का घूंट पी करके माता जी वहां से निकल करके आई। जब ये सारी घटना महामानव ज्योतिबा फूले जी को बताई तो महामानव ज्योतिबा फूले जी ऐसे आंसुओं से भर गई, आंसुओं से आंखें टपकने लगी और हृदय भर गया। और लेकिन भरे हुए हृदय से उन्होंने कहा, सावित्री तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। ये समाज है, इस समाज को जानकारी नहीं है। ये जो समाज है ये अंधेरे में घिरा हुआ है। सावित्री इस समाज को शिक्षा के मार्ग पर केवल आप और मैं ही लेकर के जा सकता हूँ। किसी भी तरह हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस दिन माता जी ने अपने साथ 2-2 साड़ियां लेकर के जाने लगी। वो साड़ी जिसे पहनकर जा रही हैं, अगर वो लगने से गंदी हो जाएगी तो माता जी दूसरी साड़ी पहन। तो इस तरह से फूले धर्म पत्नी ने वर्ष करके शिक्षा का महत्व हमारे समाज को समझाया। और जानते हैं, जब महामानव ज्योतिबा जी के माता जी और पिताजी को पता चला कि दोनों लोग मिलकर के शिक्षा के मार्ग पर जा रहे हैं, तब जानते हो उन्होंने क्या किया? फूले धर्म पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकालते ये कहकर निकालती हैं कि तुम समाज के बहन बेटियों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। तो जानते हो फिर क्या हुआ? ये जो मुस्लिम समाज है हमारे, ये कभी भी विरोधी नहीं थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि मुसलमानों ने हमेशा शोषित पीड़ित दलितों समाज लोगों के साथ दिया है। और उस दिन भी जब कोई दंपति को पड़ा, उस समय भी माता सावित्रीबाई फूले जी ने माता साविता शेख ने येगा क्योंकि बहुत से लोग अभी बाकी हैं दोस्त। फूले धर्मपत्नी को रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह दी, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दिया। तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम करते हुए सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। थैंक यू सो मच। जय भीम। नवोदय आपको भी। दोस्तों, जैसे कि चंदन जी ने बहुत अच्छे बात बताई और कहानी स्टोरी बताई कि उनको रोटी सामने जल रहा था और उनको ये दुख था अंदर से कि उन्होंने मतलब उनके साथ जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके साथ क्या होता था कि उनके साथ उनसे कोई पढ़ना भी नहीं चाहता था और कहते थे कि ये अछूत जाति, ये पढ़ाने है, ऐसा है वैसा है, मतलब कहकर उन पर गोबर कीचड़ फेंका जाता था। ये बात उनकी सही है। उन्होंने कहने जैसे कि लिखा बोला, घर में बोलने का अधिकार जिन लड़कियों का नहीं था, आज वो लड़कियां क्या कर रही हैं कि बाहर जाकर 10 लोगों के बीच में लड़ सकती है, बोल रही हैं। ये भी ज्योतिबा फूले जी और बाबा साहेब जी का ही देन है। तो भरोसा, सबसे पहले तो मेरी बात ये है कि अगर लड़कियां चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। पहली बात तो ये है कि घर वाले अगर आपको भेजते नहीं है पढ़ाने के लिए तो आप एक काम कीजिए कि उनको भरोसा दिलाइए। आप पहले ही भरोसा तोड़ देती हो, है ना? तो भरोसा सबसे बड़ी बात है। जैसे कि उस जमाने में जब शादी हुआ था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी माता रमाबाई के साथ जब शादी हुआ था, तो आपने देखा होगा, मूवी देखा होगा, बहुत कुछ आपने देखा होगा कि उसमें कितना संघर्ष दिखाया गया है। भी अधिकार हमारे समाज में समानता नहीं दिखाई जाती है। महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है
तो जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा होता है, लड़की होती है, तो उसके खुशी पर लोग मिठाई वगैरह नहीं बांटते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, लड़का होता है, तो लोग क्या करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सबको खुशी बताते हैं, सबको कि मेरा बेटा हुआ है, ये हुआ है। लेकिन लड़की जब पैदा होती है तो क्या बोलते हैं, हमेशा मायूस हो जाते हैं, चेहरे से उदासी खत्म हो जाती है। लेकिन उनको, ये गधों को नहीं पता है कि जो पानी देने वाली हर वक्त पर तुम्हारी सेवा करने वाली बेटी होती है। आपने देखा होगा कि अगर लड़की के पास 100 रुपये है और बाप के पास पैसे की कमी आ गई है, अगर वो बेटी से मांगता है, तो लड़की अगर रखी होती है ना, कितना भी पैसा होता है वो तुरंत अपने बाप को ले जाकर पिता को दे देती है, वो नहीं देता है, वो अय्यासी करने के लिए झेलता रहता है अपने बेटे को। लेकिन लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण भेदभाव करते हैं, भेदभाव करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि ब्राह्मण भेदभाव करते हैं। भेदभाव तो हमारे घर से ही शुरू हो जाता है, करते थे। आप में फूट वो डाल दिए हैं, कूट कूट कर डाल दिए हैं, लेकिन आपका भेदभाव घर से ही शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है, लड़का होता है, तो उसको बंदूक ला कर दिया जाता है, कार ला कर दिया जाता है, और लड़की जब होती है तो उसको गुड़िया ला कर दिया जाता है। क्या कहा जाता है कि तू लड़की है, तू ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, ऐसा बताया जाता है। समझ रही है ना? बस मेरा यही आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बहुत आगे जाइए और अपने समाज को बताइए, करके दिखाइए। हमारे समाज में जानते हैं क्या है, छोटी मानसिकता वाले लोग भरे पड़े हैं। मीटिंग अरेंज किया था, आपने देखा होगा कितने लोग जुड़े हो? 9 लोग सिर्फ पार्टिसिपेट किए हो, इस समय हो, सब चले गए। कोई नहीं सुनना चाहता है, किसी को नहीं कोई सुनना चाहता है। ये हमारे में कमियां हैं, बट कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं है। मुझे 5 लोग भी सुनने वाले होते ना, फिर भी मैं बताता, और मैं बताता रहूंगा, लड़कियों को जगाता रहूंगा। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, और अपने आप को कमजोर ना समझे कभी। वो हर एक काम लड़कियां ही कर रही हैं। अभी जैसे कि एडवोकेट मयूरी जी ने देखा, आपने कितना अच्छा एक्सप्लेन दिया, सब बताया। रोमते खड़े हो जाते हैं जब ऐसा कोई कहता है, तो आप खुद समझ सकती है, वो भी तो एक लड़की है ना? विभा ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, वो भी तो एक लड़की है ना? तो हमें शिक्षा का, एजुकेशन का, सबके बारे में जानना होगा और पहचानना होगा, और अपने घर की लड़कियों को बाहर भेजना होगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियों पर शक करें हमेशा। आपने देखा होगा कि लड़कियों पर हमेशा शक किया जाता है, डाउट की नजर से देखा जाता है। सब ये मन से, जो मन में गंदगी भरी है, इसको निकालिए आप, और भरोसा दिलाइए। आप लोग लड़कियां हो तो आप लोग भरोसा दिलाइए घर वालों को, और आप भी लोग सही फील कीजिए, मतलब दिलाइए कि हम कर सकते हैं, मुझे चांस दो, मैं किसी से कम नहीं हूं, है ना? तो बस इतना ही। अगर और कोई भैया तो आए नहीं होंगे मेरे हिसाब से, और अगर और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। कोई बोलना चाहता है क्या? गौतम भाई, एक तो कविता बोलना चाहते हैं हम। हाँ बिल्कुल, केसी भाई आइए, आपका वेलकम है। आवाज आ रही है हमारी? क्योंकि नेट बड़ा वीक है हमारे यहाँ। हाँ बिल्कुल, एक 4-5 लाइन की एक कविता है, बोल रहे हैं जी। जैसे कि नम्रता जी ने बताया था बाबा साहब के बारे में, तो बाबा साहब के ऊपर ये कविता है, तो उसको सुनिएगा आप लोग। सुख छोड़ा संपदा छोड़ी, छोड़ा रे परिवार, तब जाके दिलवा पाए बाबा साहब हमें अधिकार। ना चिंता की स्वास्थ्य की, ना देखा घर बार, तभी हमें दिलवा पाए बाबा साहब अपने अधिकार। तालाब में पशु पानी पीता था, हमको था इनकार, यही तो दुर्दशा गरीबों की थी, ना बाबा साहब को स्वीकार। विश्व शुरू मानता बाबा साहब को, हमको क्यों है रे इनकार, इनके जैसा ज्ञानी ध्यानी नहीं जन्मा अभी संसार। बाबा साहब को नमन करें हम बारंबार, आने वाली पीढ़ी रहे सदा आपकी कर्जदार। जय भीम। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि केसी भाई ने कहा कि जानवर पानी पीते थे, लेकिन हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन गंदगी वाली पानी, जो गंदा पानी होता था, वो हम शूद्रों को दिया जाता था पीने के लिए। जो वो ताल था, उसमें हम लोग पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि वही एक ताल अच्छा था, साफ था पानी पीने के लिए, और उसमें पानी हम लोगों को नहीं पिया जाता था। उसी ताल में जानवर आकर पानी पीते थे, सब लोग नहाते थे, मतलब उनके जो वो लोग होते थे उसी पानी से, लेकिन हम लोग उसमें पानी नहीं उसका पी सकते थे, ऐसा था। और आज आपने देखा होगा
कि उसी ताल में बाबा साहब की बीचों बीच में मूर्ति खड़ी है। यह है हमारे बाबा साहब की कलम का ताकत। कलम का ताकत इतना बड़ा है ना, जब चोट देती है ना तो अच्छे की फट जाती है, ये याद रखिएगा। डंडे की मार, बंदूक मार, ये तो आदमी जी जाता है, लेकिन जब कलम की मार चलती है ना तो आंसू तक नहीं रुकते हैं, जैसे कि आजकल मनुवादी लोगों का नहीं रुक रहा है ना। तो ये कलम की ही मार है। अगर और कोई जुड़ना चाहता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे साथी जितने भी हैं, कोई अगर बोलना चाहता है तो बोल सकता है। ज्योतिबा फुले जी कहते थे कि मैं समझता हूँ किसी देश में या किसी देश उन्नति तभी हो सकती है जब सबसे ज्यादा भूमिका महिलाओं की हो। और कोई बोल सकता है, बोलेगा क्या? लगता है अब कोई नहीं है। तो मैं ही बोलती अब मैं हूँ। समापन की तरफ चल रहा हूँ। तो मैं मयूरी जी आपसे ही कहूंगा कि आप समापन की तरफ ले चलिए और दो चार बातें और बता दीजिए हमारे समाज के लोगों को, और ताकि उनको भी अंदर से लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, और उनके अंदर से जो डर है ना उसको समाप्त ये लोग कर सके, है ना। तो आप भी एडवोकेट हो, आपने भी बताया कैसे आपने संघर्ष किया और कैसे यहाँ तक लक्ष्य तक पहुंचा आपने। तो इनको ये बताना जरूरी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जज बन सकते हैं, हम एडवोकेट बन सकते हैं, हम आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं। इन लड़कियों को ये अपने आप को हमेशा नीची सोच रखती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी अगर हमारे समाज में व्यक्ति जो होता है तो क्या करता है, जब हाई स्कूल इंटर पास हो जाता है तो उसकी सोच होती है कि मैं पुलिस सरकारी नौकरी करूं। अरे सरकारी नौकरी करने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार का गुलाम बनो, हाँ बनो, लेकिन ऐसा कुछ करो कि बड़े पदवी पर पहुंचो। पहले से ही जो आपने सोच होती है ना, आपने छुट्टी कर दी है, उस जो आपकी सोच है उसको बड़ा कीजिए, तब जाकर छोटा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले से छोटा कर रहे हो तो कुछ मिलेगा। तो आप मयूरी जी अपनी बात को रखिए। वेलकम है। सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ कि आज आपको इतनी प्रॉब्लम हुई, बार बार मीटिंग कट हो रही थी। एक्चुअली हमने आज कंप्यूटर से लॉगिन किया। हमने पहले ट्राई लिया था तो 1 घंटे से ऊपर चला था और पता नहीं आज कैसे 40 मिनट ही चल रहा था, लेकिन आगे से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इंस्टाग्राम पर लाइव रखा करेंगे। इस इवेंट रखने का उद्देश्य बस इतना ही था कि हमारे समाज के जितने भी मतलब जो पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स है या फिर छोटे हो या बड़े जितने भी है वो आगे आए बोलने के लिए, यही उद्देश्य के साथ हमने आज ये इवेंट रखा था। ये हमारा पहला ही इवेंट है, जितना सोचा नहीं था फिर भी आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे से और अच्छा होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने सभी जुड़े जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया वो आगे भी ऐसा साथ देंगे और आगे भी जब इवेंट होगा तब बोलने के लिए आगे आएंगे। आप सब यहाँ जुड़े, मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और आगे से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। हम इंस्टाग्राम लाइव पर ही लिया करेंगे। वहाँ ऐसी कोई मतलब शर्त नहीं होती कि 40 मिनट तक ही चलेगा। हमने पहली बार जूम एप्लीकेशन यूज किया है, उसके इसीलिए हमें पता नहीं था इसके बारे में, इसीलिए दिक्कत आई है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं प्रॉमिस करती हूँ और आप सब आगे भी ऐसे जुड़ते रहोगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बस इतना कहकर आज का जो हमारा इवेंट था वो समाप्त हुआ, ऐसा मैं बोलती हूँ। और अगर किसी को गौतम सर से बात करनी है तो वो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।